कांच की इस खिड़की से बाहर दिखाई दे रहा है कि खामोश सर्द रात में अब बर्फबारी शुरू हो चुकी है। समीक्षा अपने बिस्तर से उठकर खिड़की के पास गई बेवजह। इस खिड़की के कांच पर हाथ रखे वो बाहर गिरती बर्फ को तक रही है, लेकिन क्यों, ये वो भी नहीं जानती। बस सम्मोहित सी खड़ी है। कुछ 5 मिनट बाद उसने एक बार घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे हैं। घड़ी से नजर हटाकर वापस खिड़की पर करते वक्त उसकी नजरें अपने बिस्तर पर गईं और वो चौंक गई। वो वही सो रही है। ऐसा पहले भी हुआ है। उसे याद आया और उसका पूरा बदन डर से थर्रा गया। वो जानती है अब आगे क्या होने वाला है। उसकी नजरें वहां अपने सोते हुए जिस्म पर जम गई। धीरे से बिस्तर पर पड़ी उस समीक्षा ने अपनी आंखें खोली, जिनकी आंखों के सफेद गोलों पर पुतलियां बिंदु के समान दिखाई दे रही है। वो कुछ इस तरह से उठकर बैठी मानो किसी कपड़े के पुतले को कंधों से पकड़कर उठा दिया गया हो। इधर समीक्षा जानती है कि इसके बाद हालात और बिगड़ने वाले हैं। वो धीरे धीरे सरकती हुई अपने दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उधर उसका वो बेजान जिस्म बिस्तर पर ही अपने घुटनों पर बैठा हुआ अजीब तौर पर झटके लेने लगा है। वो कुछ बुदबुदा रही है, मानो एक अलग ही दुनिया की बोली में कोई आह्वान कर रही हो। अपनी सांसों को संभालते हुए समीक्षा ने धीरे से दरवाजे का लॉक छुआ ही था कि वहां उसकी हमशक्ल कुछ इस तरह चींकी कि समीक्षा यहां जड़ हो गई। उसके मुंह के अंदर सिवाय एक गहरे अंधेरे के कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। समीक्षा नजरें फेरना चाहती है, लेकिन फेर नहीं पा रही। उसे खड़े खड़े ही लकवा सा मार गया है और उधर वही नजारा शुरू हो चुका है जिसे देखने से समीक्षा बचना चाहती थी। उसकी हमशक्ल ने कुछ उगलना शुरू कर दिया है। ये कुछ और नहीं इंसानी मल है। घिन और डर की भावना के साथ हड़बड़ाहट में समीक्षा का हाथ किसी चीज से टकराया और उसकी आंखें खुली। कविता जी ने चाय का कप उसके मेज पर धरा ही था कि उसने नींद में हाथ चला दिया। क्या है समीक्षा ये? कविता जी अपनी साड़ी झाड़ती हुई बोली। समीक्षा को अभी तक भी पूरी तरह महसूस नहीं हो रहा है कि वो फिर से कोई बुरा सपना देख रही थी, लेकिन उसे खुद को संभालना तो है ही। सॉरी ममा। कुछ घंटों बाद सड़क के दोनों तरफ की बर्फ नाम मात्र के लिए बाकी रह गई है, लेकिन सुबह से हो रही रिमझिम से मौसम काफी ठंडा है। ये बारिश आज दिन भर की मेहमान है, क्योंकि बहुत धीमे बरस रही है। समीक्षा के घर से थोड़ी दूर खाली पड़ी उसी सड़क के एक किनारे क्षितिज और कपिल गाड़ी में बैठे नेहा और समीक्षा के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। इन सब की कोशिश थी कि सुबह 9 बजे ही मसूरी से रवाना होंगे, लेकिन 11 बजने को आए और समीक्षा या नेहा का कहीं कुछ पता नहीं। क्षितिज अपने जहन में कुछ हिसाब लगा रहा है। यहाँ से कांगड़ी यानी कपिल के चाचा के घर और फिर वहां से अपने घर बसंत विहार। कुल मिलाकर उसे करीब 90 से 95 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। रास्ते में गाड़ियों की भीड़ भी मिलेगी और दोपहर के खाने से पहले उसे अपने घर पहुंचना भी है। इसके अलावा एक दिक्कत ये भी है कि कपिल, नेहा और समीक्षा उसे उसकी रफ्तार से गाड़ी चलाने भी नहीं देंगे। कम ऑन, वो बड़बड़ाया। क्षितिज बहुत बेचैन है। कुछ ये बेचैनी है कि समीक्षा आज पहली बार उसके घर वालों से मिलेगी, कुछ ये कि उनका फैसला क्या होगा, और कुछ ये कि वो इस खूबसूरत मौसम में सारा दिन समीक्षा के साथ रहने वाला है। उधर कपिल जब से आया है तब से ही नेहा के साथ फोन पर है। वो दोनों बस पिछले ही मोड़ पर है। इतवार को समीक्षा की मम्मी घर पर ही रहती हैं, तो सवाल जवाब करने लगी थी, इसलिए वक्त लग गया। कॉल काटते ही उसने क्षितिज को बताया, कोई नहीं, मुझे तो आदत है उसका इंतजार करने की। क्षितिज ने हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रख लिए और पीछे पलटकर सड़क को देखते हुए, बस आज वह माँ से मिले, उसके बाद बहुत जल्द ये इंतजार और ये तकलीफ सब खत्म हो जाएगी। कपिल ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी और फिर कुछ सोचकर उसकी नजरें खिड़की से बाहर हो गई। चल, अच्छा है कि तू उससे शादी कर लेगा, फिर ये सब झंझट खत्म। मेरा तो अभी करियर ही नहीं बना,
पता नहीं नेहा मेरा इंतजार कर भी पाएगी या नहीं। जैकेट की जेब के अंदर कपिल के हाथों की मुट्ठियां भिंच गई हैं, ठंडी सांस छोड़ते हुए। काश मेरे डैड का भी इतना सही कारोबार होता तो मुझे भी इतना वक्त न लगता नेहा को शादी के लिए पूछने में। मैं अपने डैड के दम पर उससे शादी नहीं कर सकता। किसी चुनौती को स्वीकार करने जैसे भाव के साथ उसने कहा। क्या मतलब? तुझे तो पता ही है कि उन्होंने मेरे लिए जो लड़की देखी थी उसे मिले बिना ही मैंने उसके लिए इनकार कर दिया है। तो उन्होंने कोई वजह नहीं मांगी? भौहें उठाकर मुस्कुराते हुए। वह वजह उन्हें आज मिल जाएगी। और अगर वह ना माने तो? कुछ सोचकर। पता नहीं, बस इतना कह सकता हूँ कि मैं समीक्षा का और इंतजार नहीं करना चाहता। उससे मिलने से पहले मेरी खुद की ही सोच थी कि जब तक जिंदगी पूरी तरह जी ना लूं, शादी नहीं करूंगा। लेकिन उससे मिलने के बाद सारी सोच एक तरफ हो गई। क्षितिज खुद पर ही मुस्कुराने लगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुझे घर और प्यार के बीच पिसना पड़ेगा। समीक्षा को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। शी इज टू गुड टू रिजेक्ट। ये तो है, क्षितिज ने नाज से कहा और उनकी हंसी से पूरा माहौल फिर से हल्का हो गया। कुछ 5 मिनट में समीक्षा और नेहा भी गाड़ी में थी और सबके सीट बेल्ट लगाते ही क्षितिज ने गाड़ी दून की तरफ दौड़ा दी। कुछ देर के हंसी मजाक के बाद नेहा और कपिल अपनी बातों में लग गए। समीक्षा हमेशा की तरह बाहर दिखाई दे रहे नजारों में खो गई। खिड़की के कांच पर जमी बारिश की बूंदें, तेजी से पीछे छूटते पेड़, जमीन पर उतर आए बादल, पहाड़ों की घुमावदार सुनसान सड़कें और रिमझिम सी बारिश। वो और ज्यादा गुमसुम हो गई है। इस वक्त उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ है, कहाँ है, या उसका इस तरह खामोश हो जाना किसी को अखर रहा हो। उसे इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं है। उसे रह रहकर याद आ रहा है कि कल रात उसने सपने में भी बर्फ गिरते हुए देखा था। बर्फबारी आधी रात को शुरू हुई थी, तो क्या वो सच में उठकर खिड़की के पास खड़ी थी या? और दूसरी तरफ चुपचाप गाड़ी चला रहे क्षितिज को इस मौसम से भी ज्यादा लुभा रहा है समीक्षा का खोया सा चेहरा, उसकी ख्वाब में डूबी सी आंखें, उसके अधखुले होठ और उन पर लहराती बालों की एक रेशमी लट जिसे वो हटा देना चाहता है। तुम ऐसे मौसम में और भी खूबसूरत हो जाती हो। क्षितिज के दिल से निकली ये बात बस समीक्षा के कानों पर पड़ी और वो जैसे नींद से जाग गई। क्या कुछ कह रहे थे? समीक्षा ने इस तरह चौंक कर पूछा है कि पीछे बैठे कपिल और नेहा का ध्यान भी इनकी तरफ खिंच गया। क्षितिज अब चाहे तो भी बात दोहरा नहीं सकता। नहीं, कुछ नहीं। उसने स्पीड मीटर पर एक नजर मारी। सुई 30-40 के बीच में तैर रही है। उसने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ाई ही थी कि तुम्हें तो रेसर होना चाहिए था। क्या करूं, माँ बनने ही नहीं देती। वो मुस्कुराया। तो फिर एम्बुलेंस का ड्राइवर ही क्यों नहीं बन जाता? तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और 4 पैसे भी आ जाएंगे। पीछे से कपिल ने व्यंग्य किया। अब तेरे इस जोक पर हंसना भी है? उसने गर्दन हल्के से पीछे कपिल की तरफ घुमाई। खैर, अब आप लोग जरा आंखें बंद करके सो जाइए ताकि मैं अपने तरीके से ड्राइव कर सकूं। What? यानी तुम इसे आज फिर जेट फाइटर की तरह उड़ाओगे? ओह Oh, नो। no. तीनों एक साथ चिल्लाए। ओह यस। क्षितिज ने शांत लहजे में कहते हुए गाड़ी को अगले गियर में डाल दिया। देहरादून के एक आखिरी छोर पर बसा छोटा गांव सा इलाका कांगड़ी। चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की कतार के बीच चलती एक चौड़ी और खामोश सड़क। इसी के दाहिने किनारे से लगती एक पुराने बंगले की सीमा रेखा, जिसके ऊपरी आधे हिस्से को किसी हरी बेली ने खुद में विलीन कर दिया है। लोहे के बड़े से गेट से शुरू होकर एक लंबी पगडंडी बंगले के मुख्य द्वार तक जाती है और उसके दोनों तरफ इतने किस्म के पौधे उगे हुए हैं कि घर घर ना होकर नर्सरी प्रतीत हो रहा है। घर की छत पर एक चिमनी है जिससे उठते धुएं की खुशबू समीक्षा यहाँ तक सूंघ सकती है। इसके विशाल गेट के सामने गाड़ी के बोनट से टिकी वो इस मकान को यूं निहार रही है मानो कोई बच्चा किसी बुजुर्ग से सामने बैठकर
उसके जमाने की दिलचस्प कहानी सुन रहा हो। इस अविरत शून्य प्रवाह के बीच पीछे से कुछ उठती खिरती आवाजें भी आकर मिल रही हैं। समीक्षा ने एक बार पलटकर पीछे का जायजा लिया। नेहा अब तक गाड़ी से बाहर नहीं निकली। मफलर को नाक तक नकाब की तरह चढ़ाए बड़ी बड़ी आंखें निकालकर कपिल को नकार रही है और कपिल पिछले 10 मिनट से गाड़ी की खिड़की पर झुका उसे अपने साथ चलने के लिए मना रहा है। क्षितिज मार डालेगा मुझे। वह अंदर अकेला बैठा है। तुम उसे अंदर छोड़कर आए ही क्यों? और तुमने कहा था कि बस 5 मिनट में निकल लेंगे। चाचा जी का एक सीरियस पेशेंट आया हुआ था, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया, नहीं तो वाकई आधे घंटे से ज्यादा रुकने का विचार ही नहीं था मेरा। हम वहाँ क्या करेंगे कपिल? अभी क्षितिज के घर भी तो जाना है। नेहा ने समीक्षा की तरफ ताका मानो उससे कह रही हो कि तू भी तो कुछ बोल। समीक्षा ने दोनों हाथ एक साथ हवा में उठा लिए। वो इन दोनों के बीच नहीं पड़ना चाहती। चाची ने खाना लगा दिया है, अब कैसे मना करूं? कपिल ने दरवाजा खोल दिया। नेहा ने प्रश्न भाव से समीक्षा को देखा। उसकी तरफ से अब क्या कर सकते हैं जैसा इशारा मिला। नेहा जैसे ठंडी पड़ गई हो। वो दिमागी तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है कपिल के किसी भी रिश्तेदार से मिलने को, मगर उसे मजबूरन उतरना पड़ा। ये तुम्हारे वही अंकल है ना जिन्होंने मेरे सपनों को टीन एज की मामूली सी समस्या बताया था? समीक्षा चलते हुए ठीक कपिल के बराबर आ गई और नेहा अपने मोबाइल पर इस अजीब से घर की तस्वीरें लेते हुए उनके पीछे चल रही है। तुम्हारे सपनों को लेकर? कपिल के जहन में अभी कुछ और ही चल रहा था। उसे थोड़ा याद करना पड़ा वो वक्त जब उसने अपने अंकल से समीक्षा को लेकर बात की थी। नहीं, जहां तक मुझे याद है उन्होंने तुम्हारे स्लीप पैरालाइज को सामान्य कहा था। क्या? समीक्षा ने आंखें पीसते हुए पीछे नेहा की ओर देखा। लेकिन मुझे तो इसने कुछ और ही स्टेटमेंट दी थी। कपिल हंस पड़ा। इससे कोई भी स्टेटमेंट लेनी हो तो लिखित में लिया करो। ये क्या सुनती है और आगे क्या बोलती है, किसी बात का भरोसा नहीं। समीक्षा बरामदे की पहली ही सीढ़ी पर थम गई और अब नेहा उससे आगे है। नेहा, समीक्षा ने उसे टोका। उससे 2 सीढ़ी ऊपर चली गई नेहा ने उसकी तरफ पलटने से पहले एक थकी सी सांस भरी और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए धीरे से पलटी। समीक्षा उसकी आंखों में नाराजगी से घूर रही है। तूने झूठ कहा था। जवाब देने से पहले नेहा ने कपिल को घूरा। हो गई तसल्ली? अब ये मैडम 3 साल पहले हुई बात को लेकर मुझसे झगड़ेगी। समीक्षा ने अनमने से सिर हिला दिया। वो वाकई 3 साल पहले हुई बात को आज बहस का मुद्दा नहीं बना सकती। उसे बनाना भी नहीं चाहिए। इस वक्त वो कपिल के चाचा के घर दरवाजे पर खड़े हैं और अभी कुछ देर बाद क्षितिज के घर पर होंगे। उसने अपने चेहरे के भाव बदल लिए और एक हाथ बढ़ाकर उसने दोनों को आगे चलने का इशारा किया। वो कहाँ जानती थी कि ये दरवाजा जब खुलेगा तो उसके पिछले जीवन से जुड़े कितने ही रहस्य और सवाल भी खुल जाएंगे। तुम्हारे अंकल इतवार को भी मरीज से मिल रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा सेंसिटिव केस है। चाचा जी इसे पिछले 3 सालों से देख रहे हैं। तो क्या अब तक मरीज ठीक नहीं हुआ? समीक्षा ने आखिरी सीढ़ी पर पैर रखा। साइकोलॉजिकल दिक्कतों को ठीक होने में वक्त लगता ही है। कपिल ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजा खुद ही खुल गया। 2 आदमी बेहोशी में झूलते एक 15-16 साल के लड़के को अपनी बाहों में संभालते हुए बाहर ले जा रहे हैं। उनके सफेद कुर्ते पजामे और जौनसारी टोपी देखकर लगता है कि पास के ही किसी इलाके से हैं। इन 2 आदमियों के लिए भी उस अकेले किशोर को गाड़ी तक ढोना जैसे मुश्किल हो रहा हो। वो संभाले नहीं संभल रहा। कपिल, नेहा और समीक्षा वही दरवाजे के कोने पर ही अटक कर उन्हें जाते हुए देखते रहे जब तक कि वो तीनों लोग गाड़ी में बैठकर गेट से बाहर नहीं निकल गए। ऐसा क्या हुआ है इसे? उसी तरह गेट पर नजरें जमाए हुए समीक्षा ने कपिल से पूछा। इसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। लेकिन जवाब किसी और रेशमी आवाज ने दिया। दरवाजे के अंदर से करीब 45 साल का एक आदमी बाहर निकला। ढीली सी जीन्स के ऊपर खादी का कुर्ता पहने, उजला रंग, बेहद संजीदा और सभ्य।
दोहरी ठोड़ी, पतले होठ, तीखी नाक, आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा और उसके बाद चमकता माथा जो ऊपर आधे सिर तक फैला हुआ है। बाल तो बस कनपटी और गुद्दी में ही बाकी रह गए हैं। चाचा जी। कपिल ने नेहा को इशारा किया। दोनों लड़कियां उन्हें हाथ जोड़ती हुई दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। इस बड़े डाइनिंग टेबल पर क्षितिज थोड़ा असहज सा अकेला बैठा है। दोनों कोहनियां मेज पर टिकाए, हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए इन लोगों को आते देख रहा है। उसी के बगल में कपिल की चाची मेज पर झुककर थालियां परोस रही है। वो किसी नामी मनोवैज्ञानिक की पत्नी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल गृहिणी जैसी है। सीधे पल्ले की एक सूती साड़ी और कंधों को चारों ओर से घेरे कोई पुराना लाल रंग का शॉल। श्रृंगार के नाम पर बस सिंदूर और माथे पर बिंदी, एक ढीली सी चोटी जो कि बहुत लंबी भी नहीं। नेहा को उनके सामने जाते हुए थोड़ी झिझक हो रही है। ऐसी सादी औरत को पता नहीं ये फैशन परस्त नेहा पसंद आए ना आए। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता कि आज उसे चाचा चाची के सामने जाना पड़ सकता है, तो वह भी समीक्षा का कोई खूबसूरत सा सूट शलवार पहन कर आती। ये नैरो फिट जीन्स नहीं। डाइनिंग पर झुककर काम कर रही चाची इनके करीब आने तक खामोश रही और इनके पास पहुंचते ही इनमें से नेहा कौन है? उन्होंने दोनों लड़कियों की ओर बारी बारी देखा। कपिल ने झेंपते हुए नेहा की तरफ इशारा कर दिया। अपनी मुस्कुराहट जारी रखते हुए उन्होंने नेहा को नजर भर देखा, जो आज जिंदगी में पहली बार शर्मा रही है, और उसके बाद उनकी नजर समीक्षा पर जा रुकी, जो नेहा के बस पिछले ही कदम पर चलकर आ रही है। और ये समीक्षा है। उन्होंने अंदाजा लगाया। समीक्षा ने हामी भर दी। डाइनिंग टेबल के पास रुककर डॉक्टर कुमार ने दोनों हाथ आपस में मले। चलो भाई, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। जर्मनी में तो खाने लायक कुछ मिलता ही नहीं। डॉक्टर कुमार पिछले कुछ दिनों से देश से बाहर थे। उनका देहरादून ठहरना बेहद मुश्किल होता है। चाची के लिए उनका घर ही उनका सारा संसार है। मगर चाचा किसी मौसमी परिंदे की भांति देश विदेश विचरने को ही जीवन मानते हैं। वो जितना जानते हैं उनके लिए काफी नहीं। उन्हें ज्ञान की प्यास है, जिसे बुझाने वो मीलों दूर बसे विदेशों में भी भ्रमण कराते हैं। तो अब समीक्षा को किसी तरह की परेशानी तो नहीं है ना? हाथ से सभी को बैठने का इशारा करके उन्होंने खुद भी एक कुर्सी पकड़ी। जी नहीं, अब वो ठीक है। नेहा ने नजरें चुराते हुए 2 लफ्ज कहे और समीक्षा के बगल की एक कुर्सी में जा बैठी। उसने समीक्षा को चाचा जी से कोई सवाल करने का मौका नहीं दिया और ना ही चाचा जी को बात आगे बढ़ाने का। डॉक्टर कुमार की बस यूं ही पूछ ली गई बात ने समीक्षा को पल भर के लिए अपने उसी अकेले कमरे में पहुंचा दिया, जहां से निकलने में उसे 3 साल लग गए थे। सभी की हंसती मुस्कुराती आवाजों के बीच कुछ देर को उसे फिर वही खामोशी सुनाई देने लगी। अंकल, उस लड़के की बीमारी क्या थी? क्या स्किज़ोफ्रेनिया? गले में रूमाल लगाते हुए। हाँ, लेकिन एक लंबा इलाज चलने के बावजूद उसका ये वहम जाता ही नहीं। वहम? हाँ, साइकोलॉजी की जुबान में कहूंगा तो आप लोग समझ नहीं सकोगे। तो क्या ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा? हो सकता है। बहुत सी बातें हम डॉक्टर्स की पहुंच से परे होती हैं। साइकोलॉजिकल बीमारी में मरीज का ये समझना जरूरी है कि वह बीमार है, लेकिन ये बच्चा इस बात को समझ ही नहीं रहा। उसके हिसाब से उसके सारे अनुभव सच हैं। डॉक्टर कुमार ने अपने 25 साल के अनुभव में समीक्षा के हालातों से मिलते जुलते कई केस ठीक किए थे। अपने कई उलझे हुए केसों के बारे में बातें करते करते उन्होंने समीक्षा के मन में हलचल पैदा कर दी, जिसे फिलहाल वो निवालों के साथ निगल रही है। डॉक्टर कुमार एक अनुभवी साइकियाट्रिस्ट है, जिन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि समीक्षा चुप जरूर है, मगर खामोश नहीं। खाने के बाद हाथ धोकर बस यूं ही उठकर चल देना व्यवहारिक नहीं होता, सो सभी ने डॉक्टर कुमार के साथ कुछ मिनट और बिताना तय किया। अब इसके लिए उनके खूबसूरत घर का एक चक्कर लगाने से बेहतर क्या विकल्प हो सकता था।
डॉक्टर कुमार का घर भी आधा अस्पताल बना हुआ है। यहाँ उनका अपना लैब है जिसमें कई तरह के उपकरण हैं। उनके करियर में मिले दर्जनों पुरस्कार हैं, सैकड़ों किताबें हैं, एक पुराना ग्रामोफोन और कुछ किस्म की उलझी सी तस्वीरें। कुल मिलाकर एक अलग किस्म का अजायब घर। डॉक्टर कुमार हर चीज के बारे में उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी देते चल रहे हैं। ये चारों जहां की भी बात करते, डॉक्टर साहब उसे घुमा फिरा कर अपनी डॉक्टरी पर ला पटकते। उनकी कही कितनी ही बातों में समीक्षा का बस नाम ही नहीं आया, लेकिन उसके हालातों से जुड़े किस्से जरूर आए। कितनी ही बीमारियों के नाम और लक्षण उसे अपनी परेशानी से मेल खाते लग रहे हैं। कितनी ही संभावनाएं हैं कि वह दुनिया की अकेली समीक्षा नहीं। कितने ही सवाल हैं जो कभी समीक्षा के थे, लेकिन कोई और उन्हें किसी और वक्त में पूछ चुका है। क्या वाकई आकाश और उसके प्रति खिंचाव कोई दिमागी बीमारी थी? अगर हाँ, तो वो उसका नाम तो जरूर जानना चाहेगी। तो दोस्तों, अगले भाग में आप तैयार रहिए समीक्षा के सपनों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए। ये कहानी कोई पुनर्जन्म की उलझी पहेली नहीं है, लेकिन बस उसके करीब से गुजर गई है। क्या आप भी जानना चाहते हैं आकाश की सच्चाई? तो सुनते रहिए अमूर्त